आज हम सिर्फ एक केस फाइल नहीं खोल रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला है। ये सिर्फ एक खौफनाक अपराध नहीं था, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने हमारे समाज, प्रशासन और राजनीति की नींव तक को हिला दिया। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। इस विश्लेषण को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले 9 अगस्त की खौफनाक सुबह, फिर जांच, अफवाहें और सच, उसके बाद प्रशासनिक नाकामी और सीबीआई, फिर जन आंदोलन और नया कानून, इसके बाद अदालती फैसला और असंतोष, और आखिर में राजनीति और निजता का अधिकार। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा है 9 अगस्त की खौफनाक सुबह। इस पूरी त्रासदी की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए, एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर जो लगातार 36 घंटे की शिफ्ट के बाद बुरी तरह थक चुकी है, वो आराम करने के लिए अस्पताल के ही सेमिनार हॉल में जाती है। 36 घंटे का काम, शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है, और फिर 9 अगस्त 2024 की सुबह उसी कमरे में उनका शव एक बहुत ही भयानक हालत में मिलता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि वो सेमिनार हॉल एक बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती थी। एक सेफ स्पेस में ऐसी घटना का होना इस मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जांच, अफवाहें और सच। घटना के तुरंत बाद का समय बहुत ही अफरा तफरी भरा था। सच और झूठ आपस में उलझ गए थे। देखिए, सोशल मीडिया पर एक अफवाह बहुत तेजी से फैली कि जांच में 150 मिलीग्राम सीमेन मिला है, जिससे यह दावा किया जाने लगा कि ये एक गैंगरेप था। लेकिन 29 मार्च 2025 की सीबीआई रिपोर्ट के वैज्ञानिक डेटा ने इस अफवाह को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। असल में फोरेंसिक जांच के लिए 151 ग्राम जननांग के नमूने यानी टिश्यू सैंपल्स लिए गए थे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के गलत जानकारी फैलाई जाती है। फिर जांच आगे बढ़ती है और मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है। हैरानी की बात यह थी कि वो कलकत्ता पुलिस का ही एक सिविक वॉलंटियर था। और सबसे ज्यादा डराने वाला सच तब सामने आया जब उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। आरोपी के अंदर अपने किए गए इस घिनौने अपराध को लेकर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तीसरा हिस्सा है प्रशासनिक नाकामी और सीबीआई। यहां से हमें पूरी व्यवस्था के चरमराने की कहानी समझ में आती है। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो यह पूरी तरह से एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। सबसे पहले अस्पताल प्रशासन ने परिवार को फोन किया और इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। जाहिर है, इससे तुरंत एक बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया। इसके बाद तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने एक दूसरे कॉलेज का पदभार भी संभाल लिया। बाद में सीबीआई ने उन्हें सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में प्रशासन का रवैया इतना संदेहास्पद था कि कलकत्ता हाईकोर्ट का राज्य पुलिस से भरोसा ही उठ गया और केस सीधे सीबीआई के हाथों में सौंप गया। यहां तक कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जन आंदोलन और नया कानून। एक व्यक्तिगत दुख कैसे एक राष्ट्रीय आक्रोश में बदल गया, ये देखना बहुत अहम है। घटना के बाद रिक्लेम द नाइट आंदोलन के तहत हजारों महिलाएं रात में सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आईं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि देश भर के डॉक्टर्स और चिकित्सा पेशेवरों ने अपनी कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी हड़ताल कर दी। गुस्से और आक्रोश का ऐसा स्तर शायद ही पहले कभी देखा गया हो। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें, 9 अगस्त को यह भयानक घटना हुई, फिर भारी जन दबाव के बीच 3 सितंबर को अपराजिता बिल पेश किया गया। अगले साल 18 जनवरी 2025 को अदालत का फैसला आया और अंत में 29 मार्च 2025 को सीबीआई ने उन तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए तथ्यों को स्पष्ट किया। तो इस भारी जन आक्रोश के दबाव में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया है। इस नए कानून में 21 दिनों के भीतर न्याय देने और दोषियों को मौत की सजा देने का कड़ा वादा किया गया है। लेकिन अगर इसे निष्पक्ष नजरिए से देखें तो कई कानूनी विशेषज्ञों ने इसे महज एक राजनैतिक पैंतराबाजी करार दिया है। हमारा पांचवा हिस्सा है अदालती फैसला और असंतोष। इतने बड़े आंदोलन के बाद न्यायिक प्रक्रिया का क्या नतीजा निकला? 18 जनवरी 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता के परिवार को वित्तीय मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए देने का आदेश दिया।
लेकिन पीड़िता के माता-पिता इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनकी इस निराशा के पीछे एक बड़ी वजह थी। दरअसल अदालत ने कानूनी रूप से इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम केस नहीं माना। परिवार इसी कानूनी सिद्धांत के तहत आरोपी के लिए फांसी की सजा की उम्मीद कर रहा था। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, राजनीति और निजता का अधिकार। इस घटना ने कुछ दूरगामी राजनीतिक और डिजिटल युग के सवाल भी खड़ा कर दिए। इस केस में दो ऐसी चीजें हुई जिनकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। पहला, दिसंबर 2024 में इस केस की मुख्य वकील वृंदा ग्रोवर ने किन्हीं अज्ञात कारणों से अचानक केस छोड़ दिया। और दूसरा बड़ा घटनाक्रम तब दिखा जब 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पीड़िता की मां भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनकर राजनीतिक मैदान में उतर गईं। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही कड़वे सच को बयां करती है। जब न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाता है तो एक व्यक्तिगत दुख कैसे एक बहुत बड़े सार्वजनिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेता है। ये टूटे हुए विश्वास और उसके व्यापक असर की एक बहुत बड़ी कहानी है। और इसी मामले के बीच एक नया कानूनी और सामाजिक मुद्दा भी प्रमुखता से चर्चा में आया, जिसे भूल जाने का अधिकार या राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं। ये एक ऐसा कानूनी कॉन्सेप्ट है जो किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट से अपनी निजी जानकारी हटाने का अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान और गोपनीयता बनाए रखने के लिए विकिपीडिया और सोशल मीडिया से उनका नाम और तस्वीरें हटाने के सख्त आदेश दिए थे। और यहीं पर आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही उलझे हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है पीड़िता का भूल जाने का अधिकार और दूसरी तरफ है जनता का सूचना का अधिकार। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? न्याय, व्यक्तिगत निजता और जन जागरूकता के बीच का ये उलझा हुआ समीकरण एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है।